तो आज जो हम केमिस्ट्री और इंग्लिश दो टेस्ट पेपर्स करेंगे, तो ये पैसा तो पीएमसी का मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट नंबर 2 2022 का, बट इजी है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप सब भी बता ही देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केमिस्ट्री पोर्शन पहले स्टार्ट होगा कि व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1.69 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड है तो 1.69 मोल्स इसका मास कितना होगा। तो फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ H3PO4, दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड। इसका आपसे मास पूछ रहे हैं, मोल्स दिए में, तो मास बराबर होता है मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास के। मोल्स आ गए दैट इज़ 1.69 और यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका 3 + 31 + 64, तो 64 31 और 3 ये हो गए 4 5 6 7 8 और 6 7 8 9 98। तो 98 को 1.69 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो व्हाट विल बी द आंसर। तो विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको कर सकते हैं, दैट इज़ 165.62, ठीक है। तो 165.6 से मुराद हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि मोस के जगह मोल की बनो तो मास निकालने के लिए, क्योंकि मास हमें पता है दैट इज़ मोल जो होता है वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मास जो है वो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज। ये आपने स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए स्टोइचियोमेट्री में जो हम मास कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा मास होता है, क्योंकि वो मास एक्चुअल यील्ड तो नहीं हो, दो तरह की यील्ड होती है या दो तरह की अमाउंट होती है, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है एक्चुअल, ठीक है। तो रियल में इंडस्ट्री में जो हमारे पास मास आ रहा होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल मास, ये एक्चुअल अमाउंट। और जो हम बाय मीन्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो मास निकाल रहे होते हैं वो हमारे पास कहलाता है दैट इज़ थ्योरेटिकल अमाउंट या थ्योरेटिकल यील्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह की यील्ड होती है, एक थ्योरेटिकल और एक एक्चुअल। तो इक्वेशंस के थ्रू हमारे पास थ्योरेटिकल अमाउंट निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास इज़ द मास ऑफ 2 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP। बताएं 2 डेसीमीटर³ ऑक्सीजन का मास STP में कितना होगा। तो हमें एक फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकालने का है और यहाँ पर हमारे पास मास किस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। मास निकालना है तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 22.41। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है दैट इज़ कितना डेसीमीटर³, 2 डेसीमीटर³। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास निकलेगा ऑक्सीजन का O2 है तो दैट इज़ 32 अपॉन 22.41, दैट इज़ 64 अपॉन 22.41। तो क्या आ जाएगा 22 24 46 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो अगर आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 64 डिवाइड बाई 22.41, ये 2.85 आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है, ओके। सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं आप करें, मैं टाइम वेस्ट होगा मेरे, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आपके पास तो टाइम होता है ना, मुझे क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं असल में, तो मैं आपके पास तो 2 घंटा आराम से होता है, तो आप 1 घंटे कैलकुलेशन का हटा लो साइड से, ठीक है। मतलब कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, इजीली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अगर 22 होता तो 3 पॉइंट समथिंग आता, पर 22.4 है तो 3 से थोड़ा कम आ गया तो 2.85 आ गया। मतलब सिंपल अर्थमेटिक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को कौन सा प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्ट करता है या उसको गलत साबित करता है। बोहर का एटॉमिक मॉडल पता नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में जिसने उसने बताया था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो किसने बताया था कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते, हाइसेनबर्ग ने बताया था ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस इज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
जिसने ये बताया था इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इन एन एटम। तो बहुत से एटॉमिक मॉडल को जो थ्योरी या जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, कॉन्ट्रेडिक्ट से मुराद उसको जो गलत साबित करता है, वो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैल्शियम की क्या आएगी हमारे पास? वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो तरह से बता सकते हैं। एक तो हमें ये पता होता है कि कैल्शियम ग्रुप 2s से बिलोंग करता है। अब 2s से बिलोंग करता है तो उसकी जनरल वैलेंस शेल कन्फिगरेशन NH2 होती है, NH2 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज़, तो अब और कैल्शियम हमारे पास कौन से ग्रुप, तो दैट इज़ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, फोर्थ का है, तो ये हमारे पास 4s2 आ जाएगा। दूसरा तरीका एक और है कि अगर हम कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना भाई, तो निकाल लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हो गया 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे लिख दो वैलेंस शेल में क्या आ रहा है, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो वो 4s2 आ रही है, तो फिर से सेम निकला। तो मतलब दोनों तरह से बता सकते हैं। अगर आप डिटेल में करना चाहें तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से निकाल लें। तो वैलेंस शेल की पूछा, लास्ट शेल की पूछा, तो वो 4s2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी होगी। आप जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, Z की वैल्यू कितनी होती है उसकी, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर की जाए तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। अब 2p3 को ब्रेक कर दें, 2px, 2py, 2pz में 3 इलेक्ट्रॉन्स लगा लें। हॉर्न्स रूल को फॉलो करते हुए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, तो 2px1, 2py1, 2pz1, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 2 3, इसी को बोलते हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाओ। ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, 3 आ गए। ठीक है, इजी MCQs है। अगर चाहिए जो PMC के मॉक टेस्ट के MCQs हैं, जो असल में किसके लिए इस्तेमाल होंगे, MBBS के लिए और BDS के लिए, बट MCQs का लेवल बड़ा आसान है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये मतलब कराची यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए चल जाएगा, इतने आसान लेवल के MCQs हैं। मतलब वो MBBS के लेवल के MCQs नहीं है जो होने चाहिए, बहुत आसान है, आपको भी लग रहा है कि दे आर ईजी। ठीक है, बाकी मैंने जो सिंगल लेक्चर्स हैं ना सीरीज़ के, वो फर्स्ट ईयर के कंप्लीट कर दिए, अगर आपने देखा होगा, और सेकंड ईयर के भी 2 चैप्टर्स मैंने KU के इस साल के अपलोड कर दिए। तो वो मैंने आपको बताया था, आप देखते रहें उसको, डेली बेसिस पर मैं डाल ही रहा था वीडियो पिछले 1 हफ्ते से। ठीक है ना, तो वो अक्सर उसका आप ज़्यादा नहीं, 45 मिनट का 1 घंटे का MCQ लेक्चर होता है, तो वो आराम कर लिया कंप्लीट, ये सारा सब कुछ कंप्लीट उसमें। मतलब वो फ्रेश बिल्कुल इस साल के लेक्चर्स डाल रहा हूँ मैं, पिछले साल के तो हैं ही, उसको तो हटा दें, इस साल दोबारा से डाल रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को लगता है लास्ट ईयर पता नहीं चेंज हो गया या नया, इस साल कुछ और, पे होता सेम है, बट बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी होती है ना, उनको लगता है नहीं यार इस साल का फ्रेश लेक्चर चाहिए, जबकि होता वही है, जाहिर सी बात है, टॉपिक थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो वही है, बट वो बच्चों को अच्छा लगता है फिर फ्रेश लेक्चर, न्यू लेक्चर। बच्चे सर जो अभी जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, मैं वो वाला लेक्चर चाहिए, तो ले लो भाई, वो लेक्चर भी ले लो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ लोएस्ट एनर्जी। किस एटॉमिक ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी है? देखिए, लोएस्ट एनर्जी को चेक करने के लिए अगर आपको ऑर्बिटल की एनर्जी को चेक करना होता है तो वो आप n+l इससे आप निकाल सकते हैं। n+l, n आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो अब जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम आएगी उसकी सबसे ज़्यादा लोअर एनर्जी होगी। अब इसकी n+l कितनी निकलेगी, 1 + 0 = 1, चूँकि l वैल्यू आपको पता है 0 होती है इसके लिए। इसकी क्या निकलेगी, 2 + 1 = 3। इसकी क्या निकलेगी, 3 + 0 = 3। इसकी क्या निकलेगी, 4 + 1 = 4। आता है निकालना n+l। अब देखो लोएस्ट निकालनी है ना, तो सबसे कम किसकी आ गई हमारे पास n+ वैल्यू, 1s की आ गई, तो 1s की लोअर एनर्जी। वैसे भी हम देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ऐसे जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले तो लोअर एनर्जी वाले फिल होते हैं ऑर्बिटल, तो 1s सबसे कम होगी, ईजी। बताइए MBBS के लिए बहुत आसान MCQs है ये। नेक्स्ट है 130 है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट एट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करने वाले फोर्सेस होती हैं
वो सबसे ज़्यादा कब होती है, सिग्निफिकेंट मतलब सबसे ज़्यादा कब होंगे वो। तो याद रखो कि मॉलिक्यूल्स जब बहुत करीब करीब होंगे ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। और मॉलिक्यूल करीब करीब कब आते हैं, जब टेम्परेचर लो किया जाए और प्रेशर हाई किया जाए, तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। सही है, चैप्टर 2 से है ये, फर्स्ट ईयर के। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। बहुत ईजी है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, टॉपिक है KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कैसे कोलिजन्स करते हैं मॉलिक्यूल्स, इलास्टिक कोलिजन करते हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम एनर्जी दोनों कंजर्व हो जाती है। फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आपने इलास्टिक कोलिजन के बारे में, टू बॉडीज M1 M2 के बीच में जो होती है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स सेम फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैसियस सिस्टम, दिस स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू। देखो ये बहुत तरह से समझ सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया। टेम्परेचर कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है, बॉयल्स लॉ के अंदर होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि P भी इक्वल टू कांस्टेंट भी होता है ना उसके अंदर। तो ये चूँकि कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, कांस्टेंट टेम्परेचर आया तो उसका मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस किसके अंदर होता है भाई, बॉयल्स लॉ के अंदर होता है। सी ऑप्शन। उसको बेसिक हल्की सी भी नॉलेज होगी ना, वो इसका जवाब दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग किसके अंदर होगी। अब आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होती है। अब कितना आसान है MCQ से, किस बताओ इन चारों में से हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, H2O में होगा, वाटर में होगा, सिंपल। बाकी सल्फर और सेलेनियम टेलोरियम ये थोड़ी ना बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर की स्ट्रॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके अंदर होगी, मतलब हर किसी को पता है ये। नेक्स्ट है द सॉलिड विच इज़ हार्डेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स। इन चारों में से हार्डेस्ट सॉलिड कौन सा है, जो सबसे हार्ड सॉलिड होता है, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक। हाँ जी, नो, कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स हार्डेस्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे डायमंड। अब डायमंड क्या है, डायमंड इज़ द कोवलेंट क्रिस्टल है ना ये। तो डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे सख्त तरीन चीज़ दुनिया में हीरा है, डायमंड है। तो कोवलेंट है ना ये, कार्बन इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाकर होता है अगले 4 कार्बन से। तो ये हार्डेस्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है विच शेप डज NaCl, डायमंड एंड NaCl यूनिट सेल पजेजेस। क्रिस्टल बताइए NaCl और डायमंड के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। ये तो हमें पता है कि NaCl जो है वो क्यूबिक होता है, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है ना NaCl का, क्यूब जैसा होता है नमक का जो क्रिस्टल होता है। और डायमंड जो होता है वो हमारे पास क्यूबिक नहीं होता, वो रोम्बिक होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। NaCl के क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं और डायमंड और हीरा जो होता है उसके रोम्बिक क्रिस्टल्स होता है, रोम्बिक शेप का होता है वो। नेक्स्ट है वीक एसिड, इट सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस। वीक एसिड और इसके स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिक बफर, बफर विथ pH लेस दैन 7, न्यूट्रल बफर, एम्फोटेरिक बफर। देखो कह रहे वीक एसिड ले लिया जाए, जैसे कि CH3COOH ले लिया हमने, दिस इज द वीक एसिड। और इस वीक एसिड के साथ क्या लिया, इसके एक बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया, मतलब CH3COONA। अब ये जो बफर होता है ना, दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में पढ़ा होगा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, इट टेंड्स टू रेजिस्ट द चेंज इन pH के चेंज को रेजिस्ट करता है, pH चेंज होने से रोकता है। तो ये अगर इस वीक बेस के साथ उसका एक बेसिक सॉल्ट लिया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे एसिटिक एसिड के साथ हमने सोडियम एसिटेट ले लिया, दिस इज एन दिस इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नो, एसिडिक नहीं हो रहा, शायद मैंने रिवर्स कह दिया। दो तरह के बफर्स होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। तो ये कौन सा बफर सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड के साथ CH3COONA, बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक में शायद NH4Cl होता है ना, जैसे NH4OH के साथ आपने
जो है वो एक NH4Cl के साथ, मतलब NH एक वीक बेस के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग NH4Cl के साथ आपने HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट ले लिया। दो तरह के बफर हमारे पास होते हैं, तो ये बफर एक ये बफर। आई थिंक ये एसिडिक होता है और ये बेसिक बफर होता है, तो मैंने रिवर्स चेक कर दिया है। तो दिस इज़ बेसिक बफर एंड दिस इज़ एसिडिक बफर। तो अब ये बेसिक बफर है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेस जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले रहे हैं तो फिर वो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्यूरिफाइड। NaCl कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग गैसियस गैस। NaCl को अगर आपको प्यूरिफाई करना हो तो उसको हम गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड से, मतलब HCl से उसको हम पास करते हैं, तो NaCl क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, NaCl की प्यूरिफिकेशन हो जाती है। चूँकि NaCl जो होता है ना, वो आपके Na+ और Cl- आयन जनरेट करता है, और HCl जो है वो क्या जनरेट करता है, H+ और Cl- आयन। तो Cl- आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से NaCl यहाँ पर हमारे पास प्यूरिफाइड हो जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, दिस इज़ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पर ये होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी आप दूसरा सवाल इसी की तरह से पूछ रहे हैं कि जब HCl गैस को ब्राइन से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन से मुराद वही होता है NaCl और वाटर का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन। तो सैचुरेटेड ब्राइन मतलब NaCl और वाटर। एक्वस मतलब जो सोडियम क्लोराइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन। तो उसको ब्राइन से HCl को पास किया जाता है, तो वो किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ाता है? अभी मैंने आपको बताया था, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, क्लोराइड आइंस की, Cl- आइंस की, जिसकी वजह से वो प्यूरीफाई हो जाता है। ये दोनों MCQs एक जैसे आगे लाइन से। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज, कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, सेम होती है, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा सेम होती है। क्योंकि जो एनर्जी फॉरवर्ड से बैकवर्ड करने के लिए चाहिए होती है, वही एनर्जी बैकवर्ड से फॉरवर्ड करने के लिए चाहिए होती है रिएक्शन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्हीनियस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ व्हाट। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्हीनियस, सवांते आर्हीनियस, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी, दैट इज़ कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। इक्वेशन आपको याद नहीं रखनी है, जैसे ये पता है कि उसमें इक्वेशन में ग्राफ बनता है, और उस ग्राफ में जो लाइन आती है वो कैसी आती है, आप देख सकते हैं रेड कलर से लाइन बनी हुई है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो आर्हीनियस इक्वेशन में जो हमारे पास लाइन आती है, जो कर्व आता है, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। तो यहाँ यस, नहीं ग्राफ दिया हुआ तो नहीं होगा, दैट सी बात है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कि आर्हीनियस इक्वेशन में लाइन स्ट्रेट आती है, ताकि आपको जहन में आ जाए किस तरह से इसका ग्राफ होता है। बाकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी। नेक्स्ट इन द एयर N2 और NO2 अकर नेचुरली। हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस दोनों नेचुरली मौजूद होते हैं, लेकिन दोनों मिक्स होकर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं नाइट्रोजन की। क्यों? मतलब हवा में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस भी है, हवा में N2 भी है, हवा में O2 भी है, लेकिन दोनों मिलकर NO2 नहीं बनाते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनाते। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस भी है, प्लस ये बहुत ज़्यादा गैस जो है वो एक्सप्लोजिव भी है, अनस्टेबल है। अगर ऐसा हो जाता तो ब्लास्ट हो जाता, बट ये ऐसा होता नहीं है। क्यों? यस, ऑप्शन डी होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से रिएक्शन नहीं करते कि नाइट्रोजन हमारे पास होता है ना, नाइट्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो p पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और हाफ फील्ड जब हमारे पास कोई p ऑर्बिटल हो जाते हैं, d ऑर्बिटल हो जाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो दैट्स वाई ऑक्साइड्स नहीं बनता हवा के अंदर, जबकि हवा में बहुत बड़ी तादाद में ये दो गैसेस मौजूद हैं। अब ये मेमोराइजेशन के क्वेश्चन है कि द करेक्ट वैल्यू फॉर द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO इज़ व्हाट। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा, दैट इज़ -110 किलोजूल पर मोल। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जब मोर अमाउंट ऑफ ये कार्बन से रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और ये खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो -110
किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी इसमें से रिलीज होती है। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रेट होता है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास -110 किलो जूल पर मोल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लेटिनम फॉइल इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक में, कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो प्लेटिनम मेटल को उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उसके अंदर हमने एक प्लेटिनम मेटल लगाया हुआ है। इसके पीछे वजह क्या होती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाने की? अगर हम इसको जूम इन करके देखेंगे ना, तो प्लेटिनम के मेटल में मैंने आपको बताया था छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इंटरस्टिशियल स्पेसेस या वॉइड्स होते हैं। उनमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है जाके, जज्ब हो जाती है जाके। तो एक लार्जर सरफेस एरिया मिल जाता है हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए। इस वजह से प्लेटिनम को इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास? सी हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि वो लार्जर सरफेस एरिया पर जाकर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो डायग्राम दिया बनी होगा आपको टेस्ट में, ये जस्ट मैं खुद इसको जब लेक्चर बना रहा होता हूँ ना, तो फिर मैं अपनी तरफ से गूगल से निकाल कर लगा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वरना ये तो आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन से दिए जाएंगे, वैसे तो और कोई कर लेगा, वरना डायग्राम दे देता समझ कर। नेक्स्ट है कॉपर आयन, उसी टॉपिक से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि कॉपर आयन टेक्स अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ। अब हमें दो के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होने चाहिए। एक जिंक की पता होने चाहिए, जिंक की होती है जिंक की होती है -0.76 वोल्ट, और दूसरी कॉपर की होती है हमारे पास +0.34 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 0 वोल्ट। ये 3 की वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, टेस्ट में पूछते हैं एंटी टेस्ट में। तो यहाँ पर कॉपर की पूछा तो +0.34, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जिंक का है 0.76 होता है, अगर जिंक आता तो वो लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कि जितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाए तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। जैसे देखें, एक S जब 3 P से मिलता है तो हमें पता है ना 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो आपस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। याद है ऐसा कुछ? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे? फिर हमारे पास 4 बनेंगे, दैट सिंपल। अब यहाँ पर भी वो डायग्राम आपको नहीं दिया होगा टेस्ट में, तो ऐसे ही बता देगा बच्चा पढ़ के कि 4 ऑर्बिटल मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जस्ट आपको इसलिए होता है कि अगर आप लेक्चर घर पे जाकर देखें तो आपको रिवाइज हो जाए डायग्राम देखकर, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा ना शेप इस तरह से। ये प्रोजेक्टर का फ़ायदा होता है मल्टीमीडिया का, कि ये सबसे बच जाता है। बनाना तो मुझे आता है, बना लूँगा मैं इसको, लेकिन इसमें शॉर्टकट हो जाता है, तो एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, टाइम लगता है ना, सिंपल सी बात है। तो ये मल्टीमीडिया का बेनिफिट है कि डायरेक्ट आ जाता है। तो इंशाल्लाह आगे जाकर स्मार्ट बोर्ड भी यूज़ करेंगे, तो आप तो शायद उस वक्त तक नहीं होंगे, तो मुझे स्मार्ट बोर्ड भी बड़े पसंद आते हैं। स्मार्ट बोर्ड देखा होगा आपने, पूरा बोर्ड LED होती है पूरी बड़ी सी, इंडियन टीचर बहुत इस्तेमाल करते हैं उसको। पूरी LED होती है और उसमें बोर्ड पे लिख रहे होते हैं ना नॉर्मली पेन की वजह से, और साइड में टूल्स वगैरह साइड पे होते हैं, कलर चेंज कर लिया, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आगे इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर्स वगैरह बनाएंगे, तो क्या अब जो दौर जदीद से जदीद होता जा रहा है ना, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, अब वो चीज़ें चेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाई बॉन्ड्स सराउंड द सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल इज इन द शेप ऑफ। इथाइन मॉलिक्यूल्स के अंदर द पाई बॉन्ड सराउंड द सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल इन द शेप ऑफ, मतलब ये इथाइन का मॉलिक्यूल आपको पता है ना sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर, तो क्या होता है लीनियर एक शेप आ जाता है ना sp में, कि वो जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रेट इस तरह से अपने आप को स्ट्रेट कर लेते हैं, मतलब इस तरह से ये जो है वो इस तरह से टच कर लेते हैं आपस में, और इस तरह से एक शेप बन जाता है। तो ये शेप कैसा होता है? लीनियर। इथाइन का वैसे भी आपको शेप पता है लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें लीनियर शेप आ रहा होता है ना। sp3 में टेट्राहेड्रल आता है, sp2 में ट्राइगोनल आता है, और sp में लीनियर आता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास इसमें? ये लीनियर। तो लीनियर शेप आपको दिख सकता है यहाँ पर, इथाइन का शेप लीनियर आ रहा है। वैसे तो हम इस तरह बनाते हैं, लेकिन ये जो पी वाई और ये जो पी की दो जो पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, करीब करीब अपने आप को टच करके इस तरह के शेप में आ जाते हैं। तो हम नॉर्मली बना के नहीं दिखाते हैं, हम ऐसा बना कर दिखाते हैं।
तो आपने पेपर्स एग्जाम में ऐसा बनाया होगा। याद आता है कुछ जो मैं बताता हूँ कि कुछ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोनिया माइन। इसमें से ऑक्सोनिया माइन कौन सा है भाई? ऑक्सोनिया माइन क्या होता है भाई? जिसमें ऑक्सीजन पर जो यम जब आता है ना, यम, तो यम का मतलब कौन सा आयन होता है भाई? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब यम आ गया, ठीक है। और ऑक्सोनिया माइन से मरा जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज लगाओ, दिस इज ऑक्सोनिया माइन। तो उसमें से ऑक्सोनिया माइन कौन सा है? डी हो सकता है, जो ऑक्सीजन तो बाकी में है ही नहीं। इसको ऑक्सोनिया माइन भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, अगर आपको पता है तो। इसी को हम लोग ये कहते हैं हाइड्रोनिया माइन, H3O प्लस। तो हाइड्रोनिया माइन भी यही है, ऑक्सोनिया माइन भी यही है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है इसके अंदर। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, HOH, ये प्लस आ जाए, इस तरह से बनाते हैं ना हाइड्रोनिया माइन को। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में पढ़ा होगा इसको आपने। नेक्स्ट, ऑल अल्कीनीन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव व्हाट? तमाम अल्कीनीन अर्थ मेटल्स। अल्कीनीन अर्थ मेटल से मुराद यहाँ पर कौन से मेटल्स हो गए भाई? कौन से ग्रुप के? 2A ग्रुप के होते हैं ना अल्कीनीन अर्थ मेटल, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, यही होता है ना 2A ग्रुप के। कह रहे जब ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करते तो फिर क्या देते हैं? अब मतलब बेरिलियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दो, या मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दो, या कैल्शियम का नाइट्रोजन से, किसी का भी करा दो, तो क्या मिलेगा? इसमें BN +2 वैलेंसी -3 वैलेंसी सेट कर लेंगे, Be3N2, ये हो जाएगा Mg3N2, और ये हो जाएगा Ca3N2। अब ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास Mg3N2, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस इज़ मैग्नीशियम। नाइट्रोजन जब अकेला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। दिस इज़ मैग्नीशियम नाइट्राइड, दिस इज़ बेरिलियम नाइट्राइड, दिस इज़ कैल्शियम नाइट्राइड। तो जब भी 2A ग्रुप के एलिमेंट्स नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? नाइट्राइड्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो नाइट्राइड्स क्या होता है? जब नाइट्रोजन अकेला हो, N-3 लग जाए। नाइट्रेट किससे कहते हैं? दिस इज़ NO3-, ये होता है ना नाइट्रेट। और नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल तो हमारा कार्ब CN होता है, साइनाइड। और अमाइड किसे कहते हैं? अमाइड तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये होता है ना अमाइड, अमाइडो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मोर द आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस विल बी द एबिलिटी टू फॉर्म व्हाट? जितना ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतनी कम एबिलिटी होगी क्या फॉर्म करने की। क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल आप जानते हैं, दिस इज द पावर ऑफ एन, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। लास्ट शेल के एटम्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो क्या होगा कि कैटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। जो कैटाइन बनता है ना, तो फिर क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? लेस विल बी द एबिलिटी टू फॉर्म कैटाइन। सिंपल सी बात है ना, ज़्यादा IP वैल्यू होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उतनी कम एबिलिटी होगी कैटाइन फॉर्मेशन की। समझ गए? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप 6A एलिमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के बारे में गलत है, फॉल्स है? पहला कह रहे हैं ऑल हैव एन ऑल्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ NH2NP4, ये करेक्ट बात है। NH2NP4 ही होते हैं ना, 4 और 2 6। दूसरा क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 6 एलिमेंट्स डिक्रीज एज वन डाउन द ग्रुप। जस्ट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हमेशा डिक्रीज ही होती है। सही बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ आर फाउंड इन सल्फाइड डिपॉजिट्स, ज़्यादातर सल्फाइड डिपॉजिट्स में होते हैं। इसको देख लेंगे बाद में, छोड़ देते हैं, मुश्किल बात कर रहे हैं। डी में ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसमें ऑक्सीजन की हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते नहीं, ये गलत बात है, मतलब इसकी ये सही बात है। क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आती है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था भाई? इंक्रीज हो रहा होता है। तो ऑक्सीजन की इन सब में से हाईएस्ट नहीं बल्कि लोएस्ट होगी ना, चूँकि ऑक्सीजन वैसे भी गैस है, बाकी सारे तो सॉलिड्स हैं। ऑक्सीजन वाहिद गैस है ना इसमें से, बाकी सल्फर, गंधक हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड की तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है गैसेस। तो हार्ड है ना भाई, वो तो बॉयल कहाँ से होगा? समझ गए? तो डी ऑप्शन गलत हो गया।
नेक्स्ट विच कंपाउंड गिव्स अ फोटोकेमिकल स्मॉग अ ब्राउनिश कलर। इनमें से कौन सा एक फोटोकेमिकल स्मॉग होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कर सके। स्मॉग किसे कहते हैं, स्मॉग दो वर्ड से निकला है, स्मोक फ्लग प्लस फॉग, तो दिस इज कॉल्ड स्मॉग। मतलब ब्राउन कलर का धुंध या ब्राउन कलर का धुआं, ब्राउनिश गैस इनमें से कौन सी है जो टॉक्सिक भी है और हाईली अनस्टेबल है, हाईली एक्सप्लोजिव है। अभी मैंने आपको बताया तो कौन सी गैस बताई थी, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे पास ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन स्मॉग होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली रिएक्टिव गैस, एक्सप्लोजिव नेचर रखती है। अनस्टेबल होने की वजह यह है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बच जाए। जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना NO2 का, तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बच रहा होता है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होता है ना, पेयर में नहीं आता, तो हाईली अनस्टेबल आइटम होता है, इसकी वजह से हाईली एक्सप्लोजिव होता है। ये तो आगे डिटेल बातें हैं, लेकिन बस आपसे ये पूछा कि ब्राउन कलर का कि गैस कौन सी इनमें से, तो ये NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन से एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनके एटम्स बड़े साइज़ के होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के अंदर स्मॉल एटम्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन ये सारे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और ये जो इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। तो अब इन चारों में से कौन सा इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिंपल। और कार्बन जब Fe में एब्जॉर्ब होता है तो ये तो बड़ा एक मशहूर चीज़ बनाता है। जब आयरन में एब्जॉर्ब होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास, फिर स्टील बनता है ना। फिर तो स्टील असल में एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इसमें आयरन के साथ कार्बन मिक्स करते हैं और साथ में फिर निकल, क्रोमियम वगैरह मिलाकर स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन करते हैं, फौलाद जिसको कहते हैं। सुना होगा स्टील आपने, स्टील की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है कॉइनेज मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कॉइनेज मेटल्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कौन से ग्रुप में होते हैं ये, 1B में होते हैं। 2B वाले तो हमारे 2B में तो हमारा होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हमारे पास कहलाते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो फेक ट्रांजिशन एलिमेंट्स असल में होते हैं। बाकी तो 3B तो हमारा बोरॉन फैमिली है, सॉरी 3B का कुछ नाम नहीं है, 3B नॉन टिपिकल में कह सकते हैं उसको। 3A हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ बोरॉन फैमिली। तो जो कॉइनेज मेटल इसमें से है वो हमारा 1B, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है हेलोजेनेशन इन अल्केन्स इन सनलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ। सनलाइट में जो हम हेलोजेनेशन करते हैं अल्केन्स की, वो किसकी एग्जाम्पल है। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एडिशन करेगा इथीन और इथाइन, तो अल्केन सैचुरेटेड है तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, S से सब्स्टिट्यूशन आता है और S से ही सैचुरेटेड आता है, इस तरह याद कर लो। जो सैचुरेटेड होता है वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, और सैचुरेटेड कौन होगा, S से सिग्मा भी आता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड किस में होगा भाई, अल्केन्स में होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड तो होगा नहीं उसके अंदर, पता है ना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट। मतलब CH2 CH CH2 CH3 एक आसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें HBr को ऐड कर रहे हैं, H+ और Br-। अभी आसिमेट्रिकल अल्कीन है, आपको पता है इसमें जो Br ऐड होगा ये एज पर द रूल्स ऑफ मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हुए होगा। मार्कोनिकोफ रूल का नाम सुना है, उसमें क्या होता है कि ब्रोमीन वहाँ पर जाकर अटैक करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तब ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एडिशन होगी, और ब्रोमीन जाकर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन जाकर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, मतलब सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन की अटैचमेंट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर हमारे पास, ये B होगा ना भाई, B में सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन अटैच हो जा रहा है। इसी को हम लोग रूल कहते हैं ना, दिस रूल इज कॉल्ड विच रूल,
क्या नाम होता है इसका? मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल सिर्फ किसके लिए होता है? अगर आसिमेट्रिकल एल्कीन हो। आसिमेट्रिकल एल्कीन से मुराद के यहाँ से तोड़ेंगे तो लेफ्ट में एक कार्बन और राइट में 3 कार्बन, तो ये आसिमेट्रिकल है, तो वहाँ हमेशा मार्कोनिकोफ रूल से एडिशन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कराएंगे तो ये कौन सा रिएक्शन होगा इन चारों में से? वेरी इजी। क्या होगा? जोर से बोलो। सल्फोनेशन होगा, सिंपल। और क्या होगा? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है ना उसके अंदर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होती है? बेंजीन होता है और ऊपर क्या लगा होता है उसमें? SO3H। ये चैप्टर 7 में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। ये सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाता है। बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन। बेंजीन जो है ना वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव होता है। क्या वजह है? अगर से बेंजीन में 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, उसके बावजूद ये हाईली सैचुरेटेड होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ये भी सेकेंड ईयर चैप्टर 7 है। देखो इसमें सैचुरेटेड होता है बेंजीन, तो बी हो सकता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये छोड़ दो, बी और डी दोनों हो सकता है। सैचुरेटेड ज़्यादा होता है और डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो बेस्ट आंसर है ना वो डी है, चूँकि डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि आपको पता है पाई बॉन्ड जो होता है बेंजीन के अंदर वो रोटेट करते हैं, डी लोकलाइज होता है, और पाई बॉन्ड की रोटेशन घूमता है ना, वो याद है रेजोनेंस, उसी की वजह से क्या करता है कि वो उसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। केमिस्ट्री असल में वीक है। अगर आप लोग ना जो कि मेडिकल में जा रहे हो, डीपीटी लोगे या फार्म डी लोगे, तो उसमें तो पूरी केमिस्ट्री ही है। तो इतनी वीक केमिस्ट्री के साथ आपका इंटरेस्ट डेवलप ही क्यों होता है? कि आप केमिस्ट्री तो मुझे लगता है कि आपको इतना नहीं आता है, तो फिर आगे तो 5 साल केमिस्ट्री पढ़नी है फार्म डी के अंदर, तो फिर कैसे पढ़ोगे फिर तुम लोग? तो फील्ड चेंज करनी चाहिए ना कुछ, शायद फिजिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में ज़्यादा आपका रुझान है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ABCD। ए होगा रेगुलर फ्लैट प्लेनर हेक्सागोन, मतलब हेक्सागोन टाइप का होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना बेंजीन का, और प्लेनर होता है। चूँकि सारे जो इस तरह से आपने देखा होगा ना, जो बनाते हैं सारे एक साथ एक ही जगह पर हमारे पास एक ही प्लेन पर आ जाते हैं, चूँकि ट्रायगोनल प्लेनर शेप है। याद है ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था आपने? ये रेगुलर फ्लैट प्लेनर होता है ना, ये प्लेन पे होता है, ये 3D नहीं होता ये। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा है इसमें से? फर्स्ट ईयर चैप्टर 6, सॉरी सेकेंड ईयर चैप्टर 6, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। याद है कि ब्रांचिंग जो करते थे एन ऑक्टेन को 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में चेंज करते थे, उसमें क्या यूज़ करते थे? टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड होता था एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉक इनहिबिटर। तो टेट्राइथाइल लेड क्या है इसमें से? तो टेट्राइथाइल और बी लेड। दैट इज वेरी इजी MCQs। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट STP। किस पेट्रोलियम फ्रैक्शन का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? भाई जो गैस होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। गैस कौन सी इन चारों में से? नेचुरल गैस। 9 क्लास के बच्चे भी बता देंगे, आप लोग तो फिर भी एंटी टेस्ट देने जा रहे हो। कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन इज कॉल्ड। अभी तो बताया, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? स्ट्रेच को ब्रांच जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। ए ऑप्शन, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। उसी में तो टेट्राइथाइलेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इनमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो ये सेकेंडरी चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल्स वगैरह के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियस क्लबिंग जिसको हम कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो हमारे पास OH होता है, OH ग्रुप। क्योंकि वो क्या कर सकता है? वो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकता है। तो OH हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। नेक्स्ट है 2-क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू विच अल्काइल हैलाइड। 2-क्लोरोब्यूटेन किस अल्काइल हैलाइड से बिलोंग करेगा? 2-क्लोरोब्यूटेन से मुराद के ब्यूटेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो जाएगा,
और 2 पर क्लोरो लगा देंगे, ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन होता है, इसके 2 तरफ रेडिकल्स अटैच्ड हैं, तो 2 तरफ है और एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो ये हमारा कहलाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी, तो सेकेंडरी हो जाएगा ना ये, दिस इज सेकेंडरी अल्काइलाइट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पड़ा होगा। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज 346 किलो जूल पर मोल, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr शुड बी, तो CCl की अगर कह रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन की 346 है, तो CBr की कितनी होगी। अब CCl और CBr में जब टॉप से बॉटम जाते हैं ना, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है, तो CCl की ज़्यादा होगी और कार्बन ब्रोमीन का जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी कम एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रोमीन के आइटम बड़े साइज़ के है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 346 से कम कोई नंबर ढूंढना है, तो एक ही नंबर आपको मिलेगा, तो 346 से कम होगा, वो कौन सा है, 290। लॉजिकल सवाल है ये नहीं कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बस कुछ भी होगा बट उससे कम ही होगा, बाकी सब उससे ज़्यादा आ रहा है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ, वो कौन सा रिएक्शन है जो अल्कोहल फिनॉल दोनों दे सकता है, अल्कोहल भी करेगा और फिनॉल भी करेगा। दिस इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है और फिर एस्टर और वाटर बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना ये, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होती है, दैट्स वाई एस्टरिफिकेशन इस रिएक्शन को कहते हैं। नेक्स्ट है न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल विद, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड रह जाता है, पता सैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड होता है, अल्केन बन जाएगा ना, तो कौन सा रिएक्शन होगा इसके अंदर, सैचुरेशन रिएक्शन। तो सैचुरेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन जैसे कि हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटल, एसिटल्स किसे कहते हैं, एसिटल क्या होते हैं, तो एसिटल हमारे पास आपने पढ़ा होगा उसमें चैप्टर नंबर 9 में सेकेंड ईयर में कि OC2H5 ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर भी OC2H5 आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये एक ईथर ग्रुप है, ये दूसरा ईथर ग्रुप है, तो 2 ईथर्स इसके अंदर होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटल, तो 2 ईथर है तो फिर क्या हो गया हमारे पास ये, दीज आर डाई ईथर्स, तो एसिटल्स हमारे पास डाई ईथर्स होते हैं, 2 ईथर ग्रुप इसके अंदर होता है। ये डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन जब इथाइल अल्कोहल से करता है ना, तो फिर एसिटल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट 2 मोल्स ऑफ एसीटोन आर ट्रीटेड विद अ बेस, द प्रोडक्ट विल बी, जब एसीटोन के 2 मोल को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो ये हमारा रिएक्शन जो हमारे पास होता है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर 9 में होता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। जो कीटोन जब भी किसी बेस से रिएक्शन करता है, दिस इज अ कीटोन, एसीटोन है, तो ये जब भी बेस से रिएक्शन करेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी और यहाँ हमारे पास से कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना हुआ है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी और 2 पेंटानोन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट MCQ था एल्डोल कंडेंसेशन पे, इसका बी ऑप्शन बस आप याद कर लें कि बी ऑप्शन बनेगा स्ट्रक्चर में। जब वो स्ट्रक्चर बना दिया मैंने कि रिएक्शन हो क्या रहा है, तो हमें प्रोडक्ट बनाने के प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल बाय डैश, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें फैट्स और ऑयल से हासिल होते हैं क्या करने से, मतलब फैट्स और ऑयल के साथ ऐसा क्या करेंगे कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। चूँकि फैट्स और ऑयल क्या होता है भाई, फैट्स और ऑयल हमारे पास एस्टर होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, एस्टर होते हैं। हमें पता है अल्कोहल का रिएक्शन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो एस्टर और वाटर बनता है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना है कि एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब जो फैट और ऑयल है वो तो एस्टर है ना, तो उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी तो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा डी, कि फैट्स और ऑयल की हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, अल्कोहल्स मिलेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसमें से कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट मतलब नाखुशगवार स्मेल है, ख़राब बदबू होती है। तो इन चारों में से ब्यूटारिक एसिड की स्मेल ख़राब होती है। ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड जिसको हम कहते हैं 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड,
जो बटर होता है ना, जब बटर की रैंसिडिफिकेशन होती है, जब मक्खन ख़राब हो जाता है हवा में रखे रखे रैंसिड जो हो जाता है, तो उसमें से एक फाउल ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है ना, एक ऑफ टाइप की ऑर्डर आती है उसके अंदर से, तो वो ब्यूटारिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो ब्यूटारिक एसिड का स्मेल बहुत ख़राब होता है। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इनमें से कौन सा IUPAC नेम नहीं है? देखो, मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, ये सब IUPAC नेम होता है अल्कानोइक एसिड करके। मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक। तो ये हमारे पास जो डी है ना, प्रोपायोनिक एसिड, ये हमारे पास कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है तो आपको पता होगा कॉमन नेम में होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, इस तरह से चल रहा होता है। तो इस शुरू के जो तीन है वो IUPAC हैं, और जो चौथा वाला है ना वो इसी प्रोपानोइक एसिड का सी का जो है वो कॉमन नाम है डी में। तो कॉमन में IUPAC में बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड और कॉमन में बोलते हैं प्रोपायोनिक एसिड। नेक्स्ट है, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन के स्ट्रक्चर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हर कार्बन, जो कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल है ना, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। क्रिस्टल्स के अंदर पोजीशन क्या है एटम्स की, उसको डिटरमाइन करने का जो तरीका जो यूज़ करते हैं, एक्सरे एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो एक्सरे इंसान की हड्डी का भी बताया जाता है कि हड्डी कहाँ पे फ्रैक्चर इंसान की बॉडी के अंदर, और क्रिस्टल के अंदर भी एटम्स कहाँ कहाँ पे अरेंज्ड हैं, ये भी एक्सरे बता सकता है। मतलब एक्सरे इंसान के बॉडी के राज भी फाश कर देता है और क्रिस्टल के भी राज फाश करके आपके सामने रख देता है। ये आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप करेंगे एक्सरे एनालिसिस वगैरह। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे हो गए। अब थोड़ा सा इंग्लिश के कर लेते हैं कि क्लास कंप्लीट हो जाए हमारी। तो बड़ा आसान MCQ होता है, इंग्लिश के तो ईजी आते हैं। फर्स्ट है, टेक योर वार्म जैकेट विथ यू डैश इट गेट्स ब्रीजी। एक गर्म जैकेट अपने साथ ले जाओ, ऐसा ना हो कि तेज ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए। इन केस, वेल डन। इन केस मतलब ऐसा, इन केस ऐसा ना हो कि आपके जो है वो ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट है, यू हैव टू मेक श्योर द नाइफ इज डैश बिफोर यू कट द वेजिटेबल्स। यस, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि नाइफ डैश इससे पहले कि आप वेजिटेबल्स काटें। क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए, तेज़ होंगे ना, विधार होना चाहिए वो। इंग्लिश आसान होती है हमेशा। नेक्स्ट, आई लाइक दिस शर्ट अ लॉट बट द डैश आर टू शॉर्ट। मुझे ये शर्ट बहुत पसंद है लेकिन इसकी डैश बहुत छोटी है। ऐसे बात है, स्लीव्स बहुत छोटी है, डी ऑप्शन। फिर भी आप इसको पहन नहीं पाएंगे। बाकी चीज़ें तो बटन और हील और कॉलर थोड़ी ना छोटा हो सकता है, कॉलर टाइट हो सकता है, छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश। फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है। ये रूल है ना, फ्यूचर सिंपल आया, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट सिंपल क्या है इसमें से? यस, अराइव्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्स। तो फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ पास्ट टेंस। इसमें से कौन सा पास्ट टेंस नहीं है, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर है? डी। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इंग्लिश में मज़ा आता है, ईजी होता है ना सर। इसमें से पता है, चूज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा है चारों में से? वही तो। द मैन डैश वॉलेट वॉज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। वो शख्स जिसका वॉलेट चोरी हुआ था उसने पुलिस को बुलाया। हुज हो जाएगा, द मैन हुज वॉलेट वॉज स्टोलन। तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा जिसका वॉलेट चोरी हुआ था। द मार्केट इज नियरर टू देम देन डैश। मार्केट उनसे ज़्यादा हमसे करीब है। पास हो जाएगा, सिंपल। मतलब बाकी तो बोल के भी देखोगे तो अच्छा ही लगेगा बोलना। सोवेरेन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? सोवेरेन स्टेट कहता है ना, सोवेरेन। ए होगा सोवेरेन, यस। सोवेरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है ना, सोवेरेनिटी, खुद मुख्तारी। ही मेड डैश अ स्टोरी व्हेन ही वाज लेट फॉर द फर्स्ट क्लास बट द टीचर डिडंट बिलीव हिम। उसने कहानी बनाई जब वो लेट हुआ स्कूल क्लास से, लेकिन टीचर ने उस पर बिलीव नहीं किया। ही मेड अप अ स्टोरी, यस, मेड अप अ स्टोरी, एक कहानी बनाया उसने।
द प्लेन विल स्टे ऑन द रनवे डैश 5 मिनट्स। प्लेन रनवे पर 5 मिनट तक स्टे करेगा। यस, ए ऑप्शन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक स्टे करेगा। द प्लेन वॉजंट अलाउड टू टेक डैश बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। टेक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ करती है ना भाई, वेदर कंडीशन सही नहीं तो टेक ऑफ करने से मना किया गया। एक तो लैंडिंग होती है और एक टेक ऑफ होता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एनिहिलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? एनिहिलेट, जोर से, कुवत से दाखिल होना कहीं पर, दैट इज एनिहिलेट। एनिहिलेट, हाँ, सी ऑप्शन, एनिहिलेट, ANNIHILAT, एनिहिलेट। तो याद कर। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? इग्नोमिनी, BAS, किल्लत, किसी चीज़ की कमी। एग्जीबिशन की करेक्ट स्पेलिंग भी है, ओके। नुमाइश को कहते हैं ना एग्जीबिशन। विच इज़ वन इज़ करेक्ट? पंक्चुएशन है ये। इनमें से बताए कौन सा करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस है? बल्कि पंक्चुएशन नहीं है शायद, सॉरी। पासिंग अवे, पासिंग थ्रो, पासिंग ऑन, पासिंग अलोंग, ये मतलब क्या आएगा? पासिंग अवे, पासिंग थ्रो, पासिंग ऑन, पासिंग अलोंग। पास अवे तो मतलब मर जाना होता है, गुजर जाना, दुनिया से निकल जाना। पासिंग अलोंग, मैं गुजर रहा था, गुजरना कहते हैं पासिंग अलोंग, डी ऑप्शन। She bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. इसके करेक्ट 4 सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? She bent down enough to permit him to stoop. सही होगा ना? सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस, 4 सेंटेंस में 3 सेंटेंस गलत हैं, एक सही है। देखो, शी बेंट डाउन इनफ परमिट हिम टू, ये तो गलत हो गया क्योंकि इनफ के बाद कुछ वर्ड आना चाहिए, टू आना चाहिए उसके बाद ना, इनफ टू परमिट हिम, इन्फिनेटिव आनी चाहिए। बी, शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, स्टूप मतलब झुकना, एंड पिक अप हर पर्स, ये करेक्ट है। शी बेंट अप इनफ, बेंट अप नहीं होता, बेंट डाउन होता है, झुकना, नीचे झुकना है ना। शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टॉप, स्टॉप नहीं, झुकते हैं इसलिए, टू स्टूप, झुकने के लिए उसने अपने आप को बेंट डाउन किया, तो स्टूप हो गया, यहाँ पर सिंगल हो आ गया, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट मतलब ढूंढना था इसके अंदर के चारों में से सिर्फ बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, स्पीक अप, आई कांट हियर यू बिकॉज योर डॉग इज मेकिंग टू मच नॉइस। क्या करेक्ट है बताइए? फिर सेम वही क्वेश्चन है, 4 में से कोई एक सेंटेंस करेक्ट होगा। विच वन विल बी द करेक्ट वन? स्पीक अप, आई कांट हेयर यू बिकॉज योर डॉग इज मेकिंग टू मच नॉइस, यस, यही करेक्ट है। बाकी मच टू नॉइस तो ये गलत हो गया। स्पीक अप, आई कांट हेयर यू बिकॉज योर डॉग इज मेकिंग मच मोर टू नॉइस, नहीं। स्पीक अप, आई कांट हेयर बिकॉज योर डॉग इज मेकिंग मच इनफ नॉइस, ये भी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ आसान से MCQs से हमारे पास। तो ये जो PMC का मॉक टेस्ट 2 था 2022 का, आज हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्लियर है?